नमस्कार दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान संरचना हमारे सामने, वह आज़ादी के समय या आज़ादी के पूर्व ऐसी ही थी। यदि ऐसी नहीं थी तो ऐसी कौन सी घटनाएं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां घटित हुई जिसके कारण मध्य प्रदेश की जो संरचना है, यह संरचना हमको मिली। मध्य प्रदेश के गठन को जान लेने से पहले आपको आज़ादी के समय अर्थात 1947 से लेके राज्य के गठन तक की जितनी भी घटनाएं, जितनी भी राजनीतिक परिस्थितियां घटित हुई है, उन सब के बारे में जान लेना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि तभी आप मध्य प्रदेश का जो गठन है वह अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज़ाद हमारा भारत किससे होता है? ब्रिटिशों से होता है। ब्रिटिशों ने हमारे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर रखा था। मैं आज़ादी के समय की बात कर रही हूँ। आज़ादी के समय हमारा जो भारत है, इसकी जो राजनीतिक प्रशासनिक स्थितियाँ थी, यह दो इकाइयों में विभाजित थी। एक ओर था ब्रिटिश प्रांत और दूसरी ओर थी देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत का जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, और जो देशी रियासतें थी, यहाँ का शासन राजा तो संभालता था, परंतु इसकी जो वास्तविक सत्ता की जो भागदौड़ थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही थी। अब हम आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, स्वतंत्रता के पहले भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश नहीं थे, दोनों एक ही थे। लेकिन लगातार मांगे बढ़ती जा रही थी, और लगातार मांगों के बढ़ने के चलते भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को दो अधिराज्यों में विभाजित कर दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान। जैसे ही भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य विभाजित होते हैं, उनसे स्पष्ट रूप से यह कह दिया जाता है कि आप अपने अपने देश का अलग अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और जैसे ही यह घोषणा की जाती है, वैसे ही देशी रियासतों की जो 552 जो देशी रियासतें थी, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आती थी, उन्हें 3 ऑप्शन दे दिए गए कि यदि वह चाहे तो भारत में आ सकते हैं, यदि वह चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, और यदि वह चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। 552 देशी रियासतों में से 549 रियासतें स्वयं ही भारत में शामिल हो जाती हैं। बची कितनी रियासतें? 3 रियासतें। ये 3 रियासतें यह कहती हैं कि ना तो हम भारत में जाएंगे, ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम स्वतंत्र ही रहेंगे। इन 3 रियासतों को लेकिन बाद में भारत में ही मिला लिया जाता है। यह 3 रियासतें कौन सी होती हैं? यह 3 रियासतें थी, पहली थी जूनागढ़ रियासत, दूसरी हैदराबाद रियासत और तीसरी कश्मीर रियासत। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिला लिया जाता है। हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिला लिया जाता है। कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिला लिया जाता है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। 1947 में दो अधिराज्यों के बंटने के पश्चात जो देशी रियासतें थी, उन्हें भारत और पाकिस्तान में बढ़ जाने के पश्चात भारत में भारतीय संघ का निर्माण हो जाता है। जो भारतीय संघ का निर्माण होता है वह हमारे सामने आ जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, और संविधान सभा के गठन के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होता है। और जैसे ही संविधान सभा का निर्माण होता है, 1950 में हमारे भारत को गणतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। इसी कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में गणतंत्र लागू हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है। तो 1950 में संविधान लागू होने के पश्चात संविधान द्वारा भारतीय संघ थे, जो भारतीय संघ में जो राज्य शामिल थे, अर्थात जो देशी रियासतें थी और उसके पहले के जो ब्रिटिश प्रांत थे, वो भी शामिल हो गए थे। एक संघ बना लिया था उन्होंने। अब भारतीय संघ के जो राज्य थे, इन्हें 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था। जो भारतीय संघ के जो राज्य थे, यह संख्या में 29 थे। ये 4 विभाजक राज्य इस प्रकार है। भाग क, इसमें गवर्नर का शासन हुआ करता था, यानी जो ब्रिटिश कालीन गवर्नर थे वही यहाँ पर शासन किया करते थे। भाग ख, जो 9 राज्य शामिल थे विधानमंडलों में, उसमें जो देशी रियासतें थी और उन देशी रियासतों का शाही शासन यहाँ पर मौजूद था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शाही शासन यहाँ पर मौजूद था। भाग घ में जो केंद्र का शासन होता था वह यहाँ पर मौजूद था। केंद्र का शासन यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उनका प्रशासन यहाँ पर होता था। वो केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश को लिया गया था, उसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी को ही यहाँ पर शामिल किया गया था। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी।
विभाजन को याद रखिएगा। जब 1947 में देशी रियासतों का विलय होता है वो हो जाता है भारत और पाकिस्तान, जिसका जहां मन होता है वो वहां चला जाता है। विलय के बाद एक अस्थायी प्रशासन देखने को मिलता है। एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय जो संघ के जो लोग थे वो एक अलग राज्य की मांग करने लगे थे। भाषाई क्षेत्र पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करने लगे थे। खास करके जो दक्षिण भारत के लोग थे, मलयालम भाषी, तेलुगु भाषी, वह अलग अलग राज्य अन्य भाषी क्षेत्रों की मांग करने लगे थे। लोगों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। लोगों में असंतोष व्याप्त हो रहा था क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से कहीं पर भी कोई कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों में असंतोष व्याप्त हो रहा था, आक्रोश की भावना दिखाई दे रही थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे, लोग आंदोलन करने लग गए थे। इस स्थिति को देखते भारत सरकार को एक आयोग का गठन करना पड़ा था जिसका नाम था धर आयोग। इसकी स्थापना हुई थी जून 1948 में। धर आयोग या एस के धर समिति। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले किस समिति को गठित किया था, तो वह था धर आयोग या एस के धर समिति। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी दिसंबर 1949 में और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत सरकार को प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, न कि भाषा आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। जैसे ही यह बात भारत के लोगों को, खास करके दक्षिण भारत के लोगों को मालूम होती है तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लोगों में असंतोष व्याप्त होने लग जाता है। इस स्थिति को देखते भारत सरकार को एक और समिति का गठन करना पड़ता है जिसका नाम होता है JVP समिति। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1948 में। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं के नाम पर इस समिति को गठित किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में और इस रिपोर्ट में यह कहा गया, इस रिपोर्ट ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का खंडन कर दिया। औपचारिक रूप से इसने भी राज्यों के पुनर्गठन को मना कर दिया। जैसे ही यह बात भारत के लोगों को, खास करके दक्षिण भारत के लोगों को मालूम पड़ती है, खास करके तेलुगु भाषी जो क्षेत्र के लोग थे उनको मालूम पड़ती है, उनमें एक असंतोष प्राप्त हो जाता है, आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोगों में ज्वाला से उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ता है। जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उनमें एक जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनका नाम था पोटी श्रीरामल्लू। ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिनों में इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि भूख प्यास के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद इतना ज़्यादा आक्रोश प्राप्त हो जाता है, इतनी ज़्यादा ज्वाला से उठ जाती है, लोग आंदोलन पर उतर जाते हैं, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को दबाव में आकर एक भाषाई क्षेत्र को अलग मिलाकर, तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का गठन करना पड़ता है जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था अक्टूबर 1953 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का जैसे गठन होता है तो दक्षिण भारत के जो अन्य भाषी क्षेत्र थे वह उनकी मांगे बढ़ने लग जाती है। मलयालम भाषी, तेलुगु भाषी और अन्य भाषी क्षेत्र कहने लग जाते हैं कि हमारे क्षेत्र को भी अलग करके हमारे राज्य का भी गठन किया जाए। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को एक और समिति का गठन करना पड़ता है जिसका नाम होता है फजल अली आयोग। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी लगभग 2 साल बाद 1955 में। यह 3 सदस्यीय समिति थी। इसके पहले सदस्य थे फजल अली, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे सदस्य थे KM पडनेकर। फजल अली ही इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत सरकार को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो कि भारतीय एकता में शामिल हो, भारत के लोग एकजुट होते दिखाई दे। यदि भारत के लोग राज्यों का पुनर्गठन भाषा आधार पर नहीं करने पर खुश नहीं है, भारत के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है, असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे भारत के लोगों में एकता होती दिखाई। और इस आधार पर यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। और मैंने आपको 1950 के जो 4 विभाजक बताए थे उनका इस आयोग ने खंडन कर दिया और सलाह दी कि 1950 में आयोग ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण को यह आयोग समाप्त करता है। और भारत सरकार ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इस समिति की बात मान ली। अनंतः 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भाषाई आधार पर गठन कर दिया। इन 14 राज्यों में एक हमारा मध्य प्रदेश भी था। इसलिए कहा जाता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और इसी कारण हम 1 नवंबर को हर वर्ष मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मनाते हैं।
तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी 1947 से लेकर 1956 तक की मध्य प्रदेश की जो संरचना है वो कैसे बनी, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।